आप बहुत ही बधाई के, बहुत ही प्रशंसा के पात्र हो। भाई सुखबीर खलीफा जी, भाई सुधीर चौधरी जी, हमारी पार्टी के नेता भाई सुनील चौधरी जी, सुधीर चौहान जी, चौधरी कह गए आपको? हाँ, आप भी चौधरी हैं। और सभी सम्मानित जो यहाँ पूरे हमारे नोएडा के गांव के सभी सम्मानित किसान और इतनी भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सब बिल्कुल पूजा के योग्य हो, क्योंकि आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो। और मैं कई बार ये कह के गया हूं इस कार्यक्रम में, इस धरने में, कि आपकी जीत होगी, हमारी जीत होगी, निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि हमारी मांगे जायज है और हम कायदे से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज ये मेरा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया। आज मेरे मन में ये पक्की बात बैठ गई कि अब आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? उसका कारण मैं आपको बताऊं। 1942 में महात्मा गांधी ने ये कहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, कि अब भारत देश को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? उन्होंने कहा था कि महिलाएं अपने जेवर दे रही हैं आजादी की लड़ाई के लिए, बच्चे अपने गुल्लक तोड़ के पैसे दे रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ रहे हैं, नौकरी करने वाले नौकरी छोड़ रहे हैं, व्यापारी व्यापार का बहिष्कार कर रहे हैं। अब लड़ाई से कोई नहीं रोक सकता, जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज जब इस बेटे ने अपने गुल्लक का पैसा दिया है, जब बच्चे गुल्लक का पैसा दान करने लगे, तो समझ लो उस लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता। ये भावना होती है। लोग किराए की गाड़ियों में बैठ के नहीं आते, लड्डू पूरी दो तब नहीं आते, उनकी सेवा करो तब नहीं आते। आप अपने साधनों से, अपनी सवारी से यहाँ आके बैठ जाते हो, लड़ाई में शामिल हो। और एक बड़ी बात ये भी है, मैं देख रहा था अभी बाबा चुटकुले सुना रहे थे, या रागनी भी होती है, भजन भी होते हैं, हमारी माताएं बहनें भी भजन गाती हैं। कई बार मैंने देखा ढोलक बजा बजा के। जब लड़ाई का आनंद लेने लगे सैनिक, तो उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जो लड़ाई दुखी होकर लड़ता है, लड़ाई करने में जिसे आनंद नहीं आता, वो तो हार जाते हैं। लेकिन जो लड़ाई का भी आनंद लेने लगे, जो कुर्बानी का भी आनंद लेने लगे, बलिदान का भी आनंद लेने लगे, उन्हें फिर कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाती। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, और सुधीर चौधरी जी ने अपने भाषण में एक बात कह के थोड़ी सी अनुमति भी देती, हालांकि मैं डरता हूं धरने प्रदर्शन में राजनीतिक बात करने से, लेकिन अब समय आ गया जब हमें करनी चाहिए। मैं ये भी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा और सबूत के साथ कहना चाहूंगा कि ये जो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सरकार चल रही है, इनसे ज्यादा निष्ठुर और निर्दयी सरकार हमने इतिहास में न देखी न पढ़ी किताबों में। मैंने बहुत इतिहास पढ़ा है, दुनिया भर की क्रांतियां पढ़ी हैं, दुनिया के बड़े बड़े आंदोलन पढ़े हैं। रूस की भी जो बोल्शेविक क्रांति थी, चाइना की भी क्रांति, क्यूबा की भी क्रांति, तमाम फ्रांस की क्रांति, जो सामाजिक क्रांति हुई थी, सबके अध्ययन किए हैं। जो ये था अपना जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, उसको भी पढ़ा है। जो इटली का तानाशाह था मुसोलिनी, उसको भी पढ़ा है। दुनिया में मैंने इतनी निर्दयी और इतनी निष्ठुर और इतनी तानाशाह सरकारें नहीं देखी कि आप लोग 100 से ज्यादा दिन से यहाँ बैठे हो, धरना चल रहा, आंदोलन चल रहे, जेल जा चुके हो, भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी बरसात सह रहे हो, और सरकार के कान पर जूनी चल रही है। कोई बात तक करने को तैयार नहीं है, कोई पूछने तक को तैयार नहीं है। अरे हमारी मांग पढ़ लो, हमें ये बता दो कि ये मांग तो गैर कानूनी है, ये इसलिए पूरी हो ही नहीं सकती है, तो आप गलत मांग रहे हो। ये मांग आपकी सही है, हम पूरी कर देंगे। हम तुरंत पूरी नहीं कर सकते तो इतना समय दे दो हमें, तब पूरी कर देंगे। आप बात करने को तैयार नहीं। और मैं अक्सर ये बात भी कहता हूं कि ये जो धरने प्रदर्शन, जो आंदोलन होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे कोई बच्चा घर में मांग करे कि पापा मुझे साइकिल दिला दो, और पापा कह दे कि भाई साइकिल नहीं मिलेगी तुझे, और वो खाना छोड़ दे और बात करनी छोड़ दे और धरती में लेट जाए नाराज होके। तो जो निकम्मे बाप होते हैं, जो निष्ठुर बाप होते हैं, जो पापी बाप होते हैं, जो नालायक बाप होते हैं, वो उसमें 2 थप्पड़ और मारेंगे, कहेंगे साले मत खावे, हम नहीं दब देंगे, कब तक नहीं खाएगा। और जो समझदार बाप होता है, जिसके अंदर ममता होती है, जिसके अंदर बच्चे के प्रति प्यार होता है, और जो अच्छा व्यक्ति होता है, वो चाहे झूठ बोल के ही मनाए उसे कि बेटा आपकी तनख्वाह पे दिलवा दूंगा, लेकिन बेटे को खाना खिलाएगा तब उसे नींद आएगी।
तो ये बच्चे भी सरकार के बच्चे, जो नागरिक हैं, जो हम लोग बैठे हैं, सरकार हमारे पिता की तरह है। सरकार को हमने इसीलिए चुना है, हम उसके बच्चे की तरह हैं, हम उसकी प्रजा हैं। अगर हम पे उसे दया नहीं आ रही तो वो सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं है, 1 मिनट भी सत्ता में रहने लायक नहीं। और ये जो धरना प्रदर्शन है, देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण में कहता है ये आंदोलन जीवी है, ये आतंकवादी हैं, ये किराए के हैं, भाड़े के हैं। ये आंदोलन लोकतंत्र का सबसे पवित्र कर्म है। इस आंदोलन ने ये देश आजाद कराया था। अगर महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश की जनता सड़कों पर न उतरती, धरने प्रदर्शन न करती, जेलों को न भरती, तो ये देश आज भी अंग्रेजों का गुलाम होता। इन आंदोलनों को आदर की नजर से देखिए, इनके सामने सिर झुकाइए, इन्हें गाली मत दीजिए। प्रधानमंत्री जी इतने तानाशाह मत बनिए और झूठ बोलने में इतने माहिर हैं। कहते हैं हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, और प्रधानमंत्री ने तो तारीख रख रखी है कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर दूंगा। अब आज कितनी हो गई? 21 तारीख हो गई। 9 ही दिन बचे हैं, 9 दिन बाद तो दुगनी हो जाएगी सबकी। 9 ही दिन तो बचे हैं 2022 में आने में। भारत माता की। और इस देश का मीडिया इतना गुलाम हो चुका है, इतना बिक चुका है कि 1 जनवरी को इस मीडिया को सवाल पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से जाके कि अब 2022 आ गई है कि किसान की आमदनी दुगनी हो गई। लेकिन कोई नहीं पूछेगा, उल्टी चमचागिरी करनी शुरू कर देंगे, उल्टे नए जुमले बोलने शुरू कर देंगे। अरे किसी की आमदनी दुगनी करने का तरीका क्या है? अगर किसान की आमदनी दुगनी करना चाहता है तो उसका तरीका क्या है? किसी भी की भी आमदनी बढ़ाने का 2 ही तरीका होते हैं। एक तो उसकी लागत कम कर दो, और उसकी जो बना रहा उसकी कीमत बढ़ा दो। यही तो तरीका है, कोई और तरीका है? अब लागत पर ध्यान दो, तो क्या खेती की लागत कम हुई है? जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो हमारी ट्यूबवेल का बिल कितना आता था महीने का? 500-600 रुपए। अब कितना आ रहा है? 2200-2300 रुपए। 4 गुना तुमने बिजली का बिल बढ़ा दिया। डीजल किस रेट था? 65-70, अब पहुंच गया लगभग 100। खाद के कट्टे में से 5 किलो निकाल लिया। खाद भी महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। और लागत जो कीमत है हमारी खेती की, कोई भी फसल सरकारी जो ये पैसा तय करते हैं उस पर नहीं बिक रही है। धान की कीमत है 2200 रुपए, बिक रहा 1100 रुपए में। गेहूं की कीमत है 1900 रुपए, बिक रहा है 1500 रुपए में। तो जब तुमने हमारी लागत बढ़ा दी और हमारी कीमत कम मिल रही है, तो हमारी आमदनी कैसे बढ़ गई? क्यों जी? तुम हमें कहते हैं लागत से 1.5 गुनी कीमत देंगे। अरे लागत से 1.5 गुनी मत दो, हमारी लागत ही दे दो। जो विश्वनाथन कमेटी थी जिसने रिपोर्ट दी थी किसान की, उस पे फसल पे तय कैसे हो, उन्होंने जो C2 का फॉर्मूला दिया है, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उन्हें बता दूं। उन्होंने 3 फॉर्मूले बनाए, C1 प्लस FL और C2। C2 का मतलब है कि देखिए, ये जो फैक्ट्री लगी हुई है या उद्योग लगे हुए हैं, इनमें किसी में भी कोई उत्पादन करता हो तो ये अपनी कीमत कैसे तय करते हैं? जो उसमें MRP डालते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो कैसे तय करते हैं? उसमें जो इन्होंने इसकी कीमत है प्लॉट की, उसके पैसे का ब्याज, जो बैंक से लोन ले रखा उसका ब्याज, बिजली का बिल, और जो टैक्स लगते हैं वो, और जो लेबर काम करते हैं उनकी तनख्वाह, और फिर अपना मुनाफा जोड़ के जब कीमत तय करते हैं। ऐसे ही करते हैं। तो विश्वनाथन ने कहा था कि जो कमेटी, जो किसान लग के फसल उगाता है, उसमें उसकी खेत की कीमत लगाओ, उस खेत के कीमत का इंटरेस्ट लगाओ। उस खेत में जो किसान का पूरा परिवार लगता है, उसका न्यूनतम वेतन लगाओ रोजाना की, उसकी मजदूरी लगाओ, उसकी लागत बिजली की, खाद की, पानी की, बिजली की लगाओ, फिर उसमें उसका मुनाफा जोड़ो, तब कीमत तय करो। तो तुम इतने झूठ बोलते हो, मत करो तुम 1.5 गुना, हमें हमारी लागत ही दे दो, तो भी इस देश का किसान संपन्न हो जाएगा। लेकिन किसान की दुर्गति होने का कारण यह है कि किसान की लागत लगातार बढ़ाई जा रही है और उसकी फसल को औने पौने दामों में हड़पा जा रहा है। सारे पूंजीपति नजर गड़ाए बैठे हैं, और मोदी जी ने तो ऐसा इंतजाम कर दिया था। मैं
इस देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने 1 साल तक लड़ाई लड़के ये लड़ाई जीती है और वो बिल वापस कराए हैं, वरना अगर ये बिल लागू हो जाते तो इस देश का किसान की कमर नहीं सही भी टूट जाती। तो साथियों, वो उदाहरण है हमारे सामने। जब वो लड़ाई जीत सकते हैं, इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ जीत सकते हैं, तो हम भी लड़ाई जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। अभी एक बात बाबा जी ने कही, उस बात पर थोड़ी सी और टिप्पणी करके कि भाई किसी को भी वोट मत दो। तो उन्होंने किस्सा सुनाया कि कुत्ते की उसमें को लेके भाग गए पट्टी और वो आग लग गई ईख में। तो मुझे भी अपने गांव का एक किस्सा याद आ गया और उसे इसी से जोड़ के बताता हूँ कि हमारे गांव में एक के कटला का जू हो गई बहुत ज्यादा सर्दी के मौसम में। अब उसने किसी ने सर्वदार आदमी ने बता दी कि भाई इसके मिट्टी का तेल लगाकर इसे धूप में बैठा दीजिए और जू मर जाएंगे। अब उसने उसके मिट्टी का तेल लगा दिया कुछ ज्यादा और उस दिन धूप निकली नहीं, वो कोरा वोरा से ज्यादा हो, ठंडी हवा चल रही, कटला जो ठिठुर लगा जो उसमें ठिठुर गया। अब उधर सोचिए अरे तो कटला उसने जो पुअर जला दी उसे तपाने को। अब पुअर के पास जो बैठा मिट्टी का तेल लगाया हुआ तो आग पकड़ ली उसने और कटला मर गया। अब गांव के आदमी बोले उसके साथ मजाक करा कि भाई कटला क्या हुआ? उसने कही जी कटला तो मरा पर जून की भी झमक छुट गई। तो बाबा जून ने तो मारो पर इन जून के चक्कर में कटला क्यों मारो? देखो, समाजवादी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी इतने संवेदनशील हैं। भाई कल आपसे भी बात करी पहलवान साहब, और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह देंगे, गुमराह करने वाली बहुत बात कहते हैं कि अब तो सत्ता में नहीं है इसलिए याद आ गया इसलिए बात कर ली। वो जब सत्ता में थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब भी उनका यही तरीका था। कहीं आंदोलन हो रहा था, कहीं किसी के दुख दर्द की पता चलती थी, वो उसकी खबर लेते थे। आपके यही नोएडा की खबर आप में से बहुत लोगों को पता होगी कि बच्चा जो है फ्लाईओवर के नीचे बैठ के पढ़ रहा था, उसकी खबर उन तक पहुंची, उसके लिए तुरंत मदद भिजवाई। एक और कोई मुजफ्फरनगर का लड़का था, वो उसमें गया था अमिताभ बच्चन के शो में कौन बनेगा करोड़पति। तो उससे अमिताभ बच्चन ने पूछा कि अगर ये तुम जीत जाओगे तो क्या करोगे पैसे का? उसने कहा जी मेरे बाप पे कर्ज है, हमारे घर गिरवी रखा हुआ, मैं उस कर्ज को उतारूंगा। और वो बच्चा उससे बाहर हो गया, वो जीत नहीं पाया। तो उस कौन बनेगा करोड़पति से ही संज्ञान लेके अखिलेश यादव जी ने उसके घर आर्थिक मदद भिजवाई और उसका कर्जा उतरवाया। तो ऐसे संवेदनशील लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे और बुरे की हमें पहचान करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक गलती एक करता और सजा दूसरे को दो। तो मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि हमारे नेता सुनील चौधरी जी आपके बीच में बैठे, लगातार आपके बीच में रहते हैं, जेल भी आपके साथ गए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आपके धरने पर आके घोषणा कर चुके हैं। मैंने उस दिन भी आपको पहलवान साहब बताया था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संज्ञान है, मेरी बात हुई थी उनसे, उन्हें आपकी एक एक मांग के धरने की पता है। लेकिन अब कल उनका फोन ही आ गया, उनकी भी सूचना में है। तो निश्चित तौर पर ये 2 महीने की सरकार है, ये 2 महीने की निर्दयी और निष्ठुर सरकार बदल जाएगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे तो आपकी मांगे पूरी होंगे, ऐसा आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, सॉरी मुझे याद आ गई, 2 मिनट और लेना चाहता हूं कि होता क्या अब तो समय दिखाई दे रही है कि इनकी कमी क्या, इनकी गलती क्या, इनकी। और जब कल वोट पड़ेंगे तो हमारी मांग भी गायब, किसान की समस्याएं भी गायब, छात्रों की समस्याएं भी गायब, सब गायब। फिर क्या रहेगा कि भाई मंदिर बहुत बढ़िया बन रहा है, फिर इन चीजों को भूल जाते हैं। ये जो मंदिर मस्जिद के नाम पर, ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर हमें मूर्ख बनाया जाता है। देखिए, हर व्यक्ति, इस भारत में पैदा होने वाले हर व्यक्ति के अंदर धार्मिक आस्था होती है। कोई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, कोई मंदिर में जाकर पूजा करता है, कोई गुरुद्वारे में जाकर गुरुवाणी का पाठ करता है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सब चाहते हैं हम अपनी पूजा पाठ करें। लेकिन इस पूजा पाठ के नाम पर वोट मांगना ये गुनाह है, ये राजनीति नहीं है, ये मूर्ख बनाना है। तो इसको भी आप समझो। और वो मुझे एक कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं, उन्हें कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जाने क्या जादू करते हैं मंदिर मस्जिद वाले लोग, नफरत को मजहब समझे हैं जग के भोले भाले लोग। और 1 सदी होने को आई गोरों को भारत छोड़े, अंग्रेज तो चले गए, 1 सदी होने को आई गोरों को भारत छोड़े, अब भी कुर्सी के आगे थर्राते हैं काले लोग। अब भी हम कुर्सी से इतना डरते हैं। और आओ सारे मिलकर
दस्तक दे बहरे में खाने पर, आखिर कब तक लिए रहेंगे यूं ही खाली प्याले लोग। तो ये दस्तक ही है जो हम बैठे हैं। आओ मिलकर अपनी मांगों के लिए लड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़े। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।